जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के गणित के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 48 और 60 का एचसीएफ है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? एचसीएफ निकालने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला तो भाग विधि होता है और दूसरा जो होता है वो गुणनखंड विधि होता है, यानी कि भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहले हम चेक करते हैं दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर हम देखेंगे तो 48 छोटा है किससे? 60 से। तो जो छोटी संख्या होती है उसको हम भाजक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि 48 से हम भाग देंगे किसमें? 8 में। और 48 से जब 60 में हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 48 का 48, यानी कि ये 48 हो गया। जैसे ही हम 48 हुआ, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये माइनस करेंगे 10 में से 8 2, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4। अब जैसे ही शेषफल आता है, शेषफल को पुनः भाजक में हम भाग देते हैं, यानी कि 48 में हम 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 चौको 48 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में कितना हो गया? 48 हो गया। और ये पूरी तरह से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो जिस संख्या से ये पूर्णतः कट जाता है तो वही क्या हो जाता है? इसका एचसीएफ हो जाता है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? ये एचसीएफ हो गया हमारा 12। तो इस प्रश्न में हम देख लेते हैं हमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ये पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि 48 और 60 का एचसीएफ कितना है? 12 है। ये पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ P और Q का क्या होगा? तो देखिए, अभाज्य संख्याओं का ये नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्याओं का जो है मासा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव एक होता है। सदैव एक होता है, यानी कि कोई भी दो अगर हम अभाज्य संख्या अगर लेते हैं और उन अभाज्य संख्याओं का अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उनका सदैव क्या होगा? एचसीएफ एक होगा। ठीक है, चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे वो सहअभाज्य संख्या हो, दोनों स्थितियों में क्या होगा? उनका एचसीएफ एक होता है। ये हो जाएगा पहला। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि 0.272727 डॉट 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 को दशमलव विस्तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये किस प्रकार का दशमलव विस्तार होगा ये हमें बताना है। यानी कि 0.2727 डॉट 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 ऐसे ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.27 पर बार भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है? हम देख रहे हैं कि दो संख्या दशमलव के बाद के दो अंक जो हैं क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। इसको हम कहेंगे आवर्ती दशमलव, क्योंकि इसमें दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए आवर्ती दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 हो तो px का एक शून्य है, यानी कि हमें यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम px शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं
क्या मानेंगे कि मान लेंगे, माना जो पी एक्स है वो पी एक्स का मान कितना है, 0 के बराबर है। तो जब 0 के बराबर है तो ये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो अचर पद होता है उस अचर पद को हम क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंडों में या ऐसे दो संख्याओं के गुणन के रूप में तोड़ते हैं जिससे कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो जाए। सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 का, अगर 10 को हम कहें तो 10 का फैक्टर जो बनेगा 2 × 5 यानी कि 2 × 5 = 10, और 2 में 5 को हम जोड़ देंगे हाँ तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 और प्लस 10 बराबर 0। तो आगे जब हल करेंगे, आगे जब हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, आगे जब हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, ये -2, माइनस का 2 के साथ गुणा होगा इंटू यहाँ पे एक्स भी होगा, तो -2 का यहाँ पे गुणा होगा तो -2 × x, -2x माइनस प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा x, यानी कि ये पहले दो पदों में से कॉमन करते हैं, दूसरे दो पदों में से कॉमन करते हैं, तो पहले दो पदों से कॉमन होगा x, यहाँ से बचेगा x -2, और दूसरे दो पदों में से हम -5 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x, और 5 दूनी 10 यानी कि -2, यानी कि x -2 बचेगा। अगर यहाँ से देखें तब दोनों पदों में x -2 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम x -2 को पुनः हम कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x -5, ये बराबर में 0 है ये। तो एक बार हम मान लेंगे क्या, एक बार हम x -2 बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 75 होगा तो 2 होगा। और एक बार मानेंगे हम x -5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब हमारे पास शून्य कितने हैं, 2 हैं, x बराबर 2 आया है, x बराबर 5 आया है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हमारे ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो 2 और 5 दोनों दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास 2 और 5 है। तो ये बोल रहा है कि हमें एक शून्यक चाहिए, तो एक शून्यक है कौन सा, तो हमारे पास 2 भी है और 5 भी है, तो यानी कि हमारे दो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूरा दिया हुआ है कि गुणनखंड, सॉरी, पांचवा प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर -5x + 6 का गुणनखंड होगा। इसका अब इस बार क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो ये दिया हुआ है हमें x स्क्वायर -5x + 6, तो इसको पुनः हम 6 को हम क्या करेंगे, दो ऐसे संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिससे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस, ये 3 के प्लेस पे लिखेंगे तो, सॉरी 5 के प्लेस पे लिखेंगे तो 3 + 2 लिख सकते हैं, तो 3 + 2 इंटू में x प्लस 6 है ही। इसको करेंगे आगे, जब देखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x, ये माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और साथ में कितना है, +6 है। पहले दो पदों में से कॉमन, दूसरे दो पदों में से कॉमन करते हैं। तो पहले दो पद में से कॉमन क्या हो रहा है, तो पहले दो पद में से हमारा x कॉमन होगा तो यह बचेगा x -3, और दूसरे दो पदों में से 2 कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा ये भी x -3। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लेस पे क्या है हमारा, x -3
दोनों प्लेस पर है तो x-3 और ये बचेगा x-2। फिर से पुनः हम यहाँ पे करेंगे, मान लेंगे, माना x-3 बराबर 0। जब x-3 बराबर 0 हो जाएगा तो x का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। दूसरा है, अगर x-2 बराबर हम 0 मानेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 2 हो जाएगा। तो इस बार x बराबर 2 और x बराबर 3 हो गए। अच्छा, हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, हमसे प्रश्न में केवल पूछा था कि गुणनखंड क्या होगा। हमने उसका शून्य भी ज्ञात कर लिया। तो गुणनखंड क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या है, गुणनखंड भी है, x-3 और x-2 है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया है कि नहीं, x-3 x-2 हमारा ऑप्शन होगा। ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर। छठा नंबर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों से लिया गया है। बोला है कि x+2y बराबर 5 है और 3x+4y बराबर 9 है। इसका हमें हल ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि x+2y बराबर 5 है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया हुआ है 3x+4y बराबर 9 है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करें, इसका हम प्रयोग करें, विलोपन विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों जो समीकरण होते हैं, समीकरणों में किसी एक पद का गुणांक बराबर करना होता है। यहाँ से हम कर लेते हैं, y वाले पद का अगर हम गुणांक बराबर करना चाहें तो पहले समीकरण में अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्योंकि पहले वाले में y का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 4 है, तो अगर पहले समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 यानी कि y का गुणांक 4 हो जाएगा। हम यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा हमें 2x+4y और कितना है, 5 है, तो 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ये नया समीकरण बनेगा जिसको कि हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। इसके ठीक नीचे ही हम समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x+4y अब बराबर कितना है, 9 है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब इसको हल करेंगे तो हल करने की विधि हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब जिसका भी हम कांस्टेंट यानी कि y का हम जो है गुणांक बराबर किए हैं तो दोनों का चिन्ह देखेंगे तो दोनों धनात्मक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह होगा और ये भी माइनस का चिन्ह होगा। यानी कि प्लस माइनस कैंसिल आउट होंगे, 2 में से 3 घटेगा, ये माइनस का x हो जाएगा और 10 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -1। x की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इस x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण 1 में रखते हैं x+2y बराबर 5 है, हमें x+2y बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ से पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक है क्या? समीकरण एक है हमारे पास यक्स प्लस 2y बराबर 5। एक्स की जगह -1 रखेंगे प्लस 2y बराबर कितना है? 5 है। ये 2y ये 2y बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 5 और -1 इधर जाएगा तो +1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे, इस साइड में कर लेते हैं, यहाँ से y बराबर करेंगे तो y बराबर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/2 और y का मान कितना हो जाएगा? y का मान हमारे पास हो जाएगा 3। y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से x का मान -1 आया, y का मान कितना आया? 3 आया। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, x का मान -1 और y का मान 3। इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि x का मान कितना है? x का मान -1, y का मान 3। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय होता है जब उनकी रेखाएं समांतर होती है। जी नहीं, समांतर जब रेखाएं होती हैं तो उन रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। मिलती हुई होती हैं, जी मिलती हुई होती हैं, तो इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होगा। अगर दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो ये इसका अद्वितीय हल होता है। समकोण बनाते हैं तो ठीक है, समकोण भी बना सकती हैं, पर वहां पे अलग चीजें हैं। जब एक दो रेखाएं मिलती हुई होती हैं तो वो क्या होता है? उसका अद्वितीय हल होता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न द्विघात समीकरण से है। बोला कि द्विघात समीकरण 2x, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के हल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं? अच्छा, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है गुणन सूत्र, विभाजन सूत्र, वर्गमूल सूत्र, हाँ, या व्युत्पन्न सूत्र। तो देखिए, अगर हम देखें तो द्विघात समीकरण के हल के लिए हम 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें पहला जो है वर्गमूल सूत्र। पहले इसके पहले तो हम क्या करते हैं? गुणनखंड का भी हम प्रयोग करते हैं, गुणनखंड सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है? वर्गमूल सूत्र का प्रयोग करते हैं, वर्गमूल सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस वर्गमूल सूत्र को ही हम द्विघाती समीकरण भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। और तीसरा जो हम प्रयोग करते हैं, तीसरा जो होता है वो हम प्रयोग करते हैं ठीक है, वर्गमूल सूत्र, गुणनखंड सूत्र और श्रीधराचार्य का सूत्र। द्विघाती सूत्र को ही हम क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको वर्गमूल सूत्र से हम क्या करते हैं? हम हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर। कह रहा है कि यदि d का मान 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के हल होंगे। तो देखिए, जब d का मान क्या होता है? जब जब d का मान क्या होगा? d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसमें क्या होंगे? दो मूल होंगे, दो मूल होगा, और वो भी कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि दोनों मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पे पहला, अच्छा, उन मूलों, जब भी d का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल आते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का हल होगा। तो इसका हल देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 का क्या हल होगा, इसको हमें करना है। तो देखिए 4 का सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं, जिससे कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस 4 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, ये -2 का गुणा करेंगे -2x, फिर से प्लस माइनस माइनस -2x और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। ये पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से कॉमन, तो पहले दो में से x कॉमन होगा तो x-2 और माइनस में दूसरे में से 2 कॉमन करेंगे तो ये भी बनेगा x-2 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे तो देख रहे हैं कि दोनों प्लेसेस पे क्या है, x-2 है। कि x-2 को हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, x-2 बराबर 0 चल ही रहा है। तो यहाँ से मान लेंगे कि माना x-2 बराबर 0, तो x-2 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2। पुनः सेम यही चीज़ है कि x-2 बराबर अगर हम 0 मान लिए हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि x के दो मूल तो निकले, लेकिन दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। तो इसका ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं। x का मान 2 2 आया है, ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि AP 3 6 9 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो AP में सबसे पहले हमें दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रथम पद A दिया हुआ है। A का मान कितना है, तो 3 दिया हुआ है। उसके बाद हम सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर कितना है, सर्वांतर हमें D दिया हुआ है। तो D निकालने के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, यानी कि 6 - 3 करेंगे तो हमारा सर्वांतर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब n का मान हमें दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान 10 दिया हुआ है। तो देखिए हमें 10 पदों का निकालना है, तो हमें पहले सूत्र क्या होता है, हमें पता कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है ये सूत्र किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल। तो हमें क्या कौन सा चाहिए, 10वां पद चाहिए। तो 10वां पद का मतलब A10, 10वां पद का मतलब A10, यानी कि A10 बराबर A कितना है, A का मान हमारे पास 3 है, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, और D का मान भी कितना है 3 है। ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 गुणे 3, 9 गुणे 3, यानी कि जब इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 3 9 3 27, 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 10वां पद का। तो 10वां पद कितना होगा, 10वां पद हमारा 30 होगा, और ये पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है किसी एपी में 90 पद का सूत्र होता है। तो 90 पद का सूत्र अभी बताया हमने कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है 90 पद का सूत्र। यानी किसी भी एपी के n पदों का योगफल का 90 पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगला प्रश्न है 13 नंबर होगा, 13 नंबर है
ये त्रिकोणमिति से है। क्या कर रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा बराबर, जब साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो हमें पता है कि साइन में साइन 30 अंश का मान होता है। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से, चूंकि तुलना तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये इनवर्स फंक्शन में जाता है। ठीक है, दिखाने को हम लोग दिखा देते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन 30 है, तो थीटा बराबर हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। पर एक्चुअल में ये ऐसे काम नहीं करता है। एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। और ये थीटा बराबर जैसे ही करेंगे तो ये थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर, ये साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये साइन, अब होता क्या, एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स अगर हम करते हैं तो ये बराबर होता है किसके, एक्स के। ये क्या है, हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअल में ये इतना होता है प्रोसेस, लेकिन हम 10th लेवल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दिखा देते हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर साइन 30 है तो थीटा बराबर हम 30 ले लेते हैं। इतना हम इस स्टेप को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, ऑप्शन इसका कौन सा है तो ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका है, कौन सा ऑप्शन है, तो ये दिया हुआ पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, कि साइन 30। अगला देखते हैं। अगला है, एक cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 30 का जितना मान होता है उतना ही cos 60 का मान होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो ये तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, tan 45 अंश का मान कितना होगा। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। साइन 45 का मान 1 के बराबर होता है। 17 नंबर है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है ये। तो कह रहा है कि बिंदु 2, 3 और 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है d बराबर, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि दूरी ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है वो सूत्र है, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है। अब किसको x1 किसको y1 मानेंगे, तो ये पहले जो दो पद हैं इन दोनों को हम x1 y1 मानते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो इसी में अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर x2 के प्लेस पे कितना है, x2 के प्लेस पे हमारे पास है 4, ये लिखेंगे 4 माइनस x1 के प्लेस पे है 2, तो 4 माइनस 2 इसका वर्ग कर देंगे, प्लस y2 के प्लेस पे कितना है, तो y2 के प्लेस पे हमारे पास है 5, यानी कि प्लस है y2 के प्लेस पे है 5 माइनस
y1 के प्लेस पे कितना है 3 है, तो 5 माइनस 3 का वर्ग। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना, d बराबर जब हम करेंगे तो 4 में से घटेगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग यानी कि 4, और प्लस 5 में से 3 घटेगा 2, 2 का वर्ग ये भी 4, तो d बराबर हो जाएगा 4 और 4 कड़ी में 8। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा दिया हुआ है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कड़ी में 8। वैसे ही अगला प्रश्न देखते हैं कि 18 नंबर है, कह रहा है कि बिंदु -3, 2 और 3, 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये हमारे पास दो बिंदु हैं, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। ए का निर्देशांक जो हमें दिया हुआ है -3 और 2 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक जो दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसको हम x1 y1 मान ले पुनः, ये क्या है हमारा, ये है हमारा x1 y1 और ये हमारा क्या है x2 y2। इसको करेंगे तो x1 कितना है -3, और x1 है -3, x2 कितना है 3 है, तो -3 + 3 यानी कि ये हो जाएगा -3 + 3 बटे 2। और y1 y2 का मान कितना है, तो y1 का मान 2 है, y2 का मान 4 है। ये हो जाएगा तुम्हारा y1 का मान 2 है, y2 का मान 4 है, तो 2 + 4 बटे 2। अब यहाँ से करेंगे तो ये 3 प्लस है, 3 माइनस है, कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 0/2। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 और 4 6, 6 में जब हम 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से रिजल्ट जो निकल के आएगा, 2 में हम 0 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 3 में 2 का भाग देंगे 3, यानी कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो कितना होगा 0,3 होगा। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर त्रिभुज से है, कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग कहाँ होता है, समान त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये हम जानते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कहाँ पे होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ये आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में आधार, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले, एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ये क्या हमारा समकोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार यानी कि ये वाला 6 है और लंब कितना है, ये 8 है, लंब कितना है 8 है। तो हमें कर्ण की लंबाई याद करनी है। तो हम जानते क्या है कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज में जब बात करते हैं तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय।
तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि जो भी कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि कर्ण, उस कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो ये कर्ण तो हमको ज्ञात करना ही है, यानी कि कर्ण है, ठीक है, कर्ण का वर्ग जब हटेगा तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर, ये करड़ी में हो जाएगा हमारा, करड़ी में हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है जो लंब है वो 8 है, 8 का वर्ग, और आधार जो है वो 6 का वर्ग दिया हुआ है। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 का वर्ग होता है कितना? 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? करड़ी में 100। और जब 100 को अगर हम लिखना चाहें तो 100 को हम लिख सकते हैं, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं कि रूट में 10 ये बाहर आएगा कि ये कर्ण कितना हो जाएगा हमारा? कर्ण हो जाएगा हमारा 10। कर्ण कितना होगा? ये कर्ण हमारा हो जाएगा 10। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन में दिया हुआ है कर्ण कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमारा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये आज गणित के ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने सहपाठियों को इसे शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि इसके बाद कौन से चैप्टर का एमसीक्यू या विस्तृत हल लेकर आया जाए। जय हिंद।